अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बायोलॉजी का आज सेल चैप्टर का सेकंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग जो है वो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म दरअसल होता क्या है। बेटा, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म दरअसल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बता दूं तो वो कहलाती है, सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं तो जो सेल का लिक्विड होता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। ठीक है, जो सेल का लिक्विड है उसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। ठीक है, सिंपल, मेरे पास की प्रॉपर छोटी सी डेफिनेशन आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाई। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताऊं और थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूं तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, पहले ये समझो। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ फोन कॉलिकर। उन्होंने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था 1868 के अंदर। रुडोल्फ फोन कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, 1868 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी, किसकी? डिस्कवरी की थी कि दरअसल साइटोप्लाज्म सही है। अब हम लोग डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास दरअसल ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, उन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया साइटोप्लाज्म के बारे में। वन बाय वन हम उसको देखते हैं। अब इन्होंने हमें बताया कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, दो हिस्सों में तकसीम है। हमने उसको दो दो उनके रीजन्स बना दिए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक रीजन जो है वो उसको हमने नाम दे दिया साइटोजेल का। ठीक है, और जो दूसरा रीजन था उसको हमने नाम दे दिया साइटोसोल का। क्या नाम दिया? एक रीजन जो साइटोप्लाज्म का रीजन है, जगह है, उसको हमने क्या नाम दिया? साइटोजेल का। और एक को हमने क्या नाम दिया? साइटोसोल का। अब दोनों में फ़र्क क्या है दोनों साइटोप्लाज्म के हिस्से, ये तो साइटोप्लाज्म के हिस्से है ना भाई। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो साइटोजेल क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है? बेटा याद रखना, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा विस्कस पार्ट होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा विस्कस पार्ट होता है। विस्कस का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा पार्ट होता है, आप ये कह दो। तो उस गाढ़े वाले हिस्से को, साइटोप्लाज्म के जो गाढ़ा टाइप का हिस्सा होता है, वो दरअसल क्या कहलाएगा बेटा? आपके पास आपका साइटोजेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोजेल। ये जेल से ही याद रख लेना, जेल कैसा होता है? गाढ़ा ही होता है वो भी। ठीक है, तो आपके पास ये जो साइटोजेल होगा वो आपके साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट होगा? विस्कस पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा भाई? विस्कस पार्ट होगा। और जो साइटोसोल होगा वो आपके पास क्या होगा? लेस विस्कस पार्ट होगा। लेस विस्कस का मतलब इतना गाढ़ा नहीं होगा। सही, ये बात याद रखना, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। जैसे साइटोजेल होगा वैसे नहीं होगा गाढ़ा। ठीक है, हल्का फुल्का आप ये कह दो कि उसके अंदर विस्कोसिटी आ जाएगी, बट इतनी विस्कोसिटी साइटोसोल के अंदर नहीं होती। लेकिन विस्कोसिटी जो है, जो गाढ़ापन है, वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर आएगा? साइटोजेल के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म का जो केमिकल कंपोजिशन होगा बेटा मेरे पास, उसके अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास 90% जो है वो वाटर होता है। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर 90% क्या होता है? आपका वाटर होता है। 90% आपका साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या मौजूद होता है? वाटर मौजूद होता है। बाकी जो आपके पास 10% है, उस 10% के अंदर जो आपकी बॉडी के इम्पोर्टेंट लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी लाइफ की रेगुलेशन के अंदर, वो आपकी बॉडी की रेगुलेशन के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, वो मौजूद होते हैं। अब वो कौन से होते हैं 10% के अंदर? तो वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। 10% के अंदर आपके हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोटीन आ जाता है, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इस तरीके से आपका लिपिड आ जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वाइटामिन आ जाते हैं आपके, ठीक है। क्या आ जाता है भाई, वाइटामिन आ जाते हैं आपके। और इसके अलावा आपका सॉल्ट आ जाता है, सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा शुगर हो गया, ये सारे के सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास ये सारे 10% के अंदर आते हैं। लेकिन 90% यानी सबसे ज़्यादा जो साइटोप्लाज्म के अंदर जिस चीज़ का मास होगा सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ ने जगह घेरी हुई होगी बेटा, वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास आपका 90% क्या होगा, आपका वाटर होगा। बाकी 10% आपके पास क्या होंगे, आपके हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड होगा, वाइटामिन होगा, सॉल्ट होंगे, शुगर होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, देखो भाई, अब हम लोग ज़रा बात करते हैं साइटोप्लाज्म की कुछ और। साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ी बहुत ना नकलो हरकत भी होती है, मतलब आपकी सेल के अंदर थोड़ी बहुत आप ये कह दो कि चीज़ों का आपकी एक जगह से दूसरी जगह पर सेल के अंदर आना जाना रहता है। तो इस को प्रोमोट करने का काम दरअसल आपके साइटोप्लाज्म का होता है। साइटोप्लाज्म उस ट्रांसपोर्टेशन को प्रोमोट करता है। प्रोमोट कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि आपका घर है, जाहिर सी बात है अगर आपका घर है तो आपके घर में साफ़ सफाई होती होगी ना, सही है। तो अगर आपके घर पे कचरा जमा हो गया तो आप उसको साफ़ करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई के बाद वो सारा कचरा घर पे रहेगा? नहीं, घर से बाहर निकल आएगा। जब वो घर से बाहर निकल आएगा ना, यही जो सारा प्रोसेस चला है, ये यहाँ आपका जो घर, आप अपनी घर की एग्जांपल ले लो, आपका घर एक सेल है, आपका घर जो है वो एक सेल है और उस सेल के अंदर सफाई हो रही है। मतलब आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी का काम करती है, मतलब एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल कोई खा लिया आपने, फॉर सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और क्या हुआ कि वो आपके साइटोप्लाज्म में गई। साइटोप्लाज्म क्या करता है कि उस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? बाहर निकालने का काम करता है। वो कैसे बाहर निकालेगा वो आपको अच्छे से पता है। कैसे भाई? जाहिर सी बात है, उसको सेल से एक्सक्रीट आउट करेगा, उसको सेल की बॉडी से बाहर फेंकेगा। जब सेल से बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी से भी वो बाहर निकल आएगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट होती है। क्या होती है? मटेरियल्स की क्या होती है बेटा? मूवमेंट होती है। जैसे आप अपने घर में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है। साइटोप्लाज्म में भी क्या होती है बेटा? साइटोप्लाज्म क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को भेजने में मदद देता है। अब इसी मूवमेंट को जो साइटोप्लाज्म करवा रहा है उसको हम लोग बेटा नाम देते हैं साइटोक्लासिस। क्या नाम देते हैं बेटा? सॉरी, साइक्लोसिस का नाम देते हैं। साइटोक्लासिस कह रहा हूँ, सॉरी, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस दरअसल जो आपके पास मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं, जो सेल के अंदर जो मूवमेंट वगैरह होती है बेटा, ये साइटोप्लाज्म करवा रहा होता है और उसी मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? साइक्लोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपकी जो सेल है, सेल जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जिसको आप लोग नाम देते हो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज का। क्या नाम देते हो? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज का नाम देते हो, ठीक है। अब उन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के अंदर आप क्या पढ़ते हो? आप दरअसल उन तमाम के तमाम ऑर्गन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हो जो सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे राइबोसोम है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे न्यूक्लियस है। वन बाय वन आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्या करोगे? डिस्कस करोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली की, तो बेटा याद रखना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं,
अगर मैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल बेटा हम लोग कहते हैं अपने ऐसा हमारे सेल का ऑर्गेनेली होता है जिसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं कि हमारे पास इसको थोड़ी एलिब्रेट करने की बात करूं, अब हमारे पास अगर मैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो हमारे पास ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक वो पार्ट जिसको आप एंडो कह रहे हो और एक पार्ट कहलाता है प्लाज्मिक वाला पार्ट यानी प्लाज्मा वाला पार्ट। ठीक है, एंडो किसे कहते हैं? एंडो कहते हैं इनसाइड को। यहाँ पर जो एंडो का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है इनसाइड। प्लाज्मा का मतलब कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है। रेटिकुलम कहते हैं पूरे एक नेटवर्क को कहते हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क को कहते हैं। किसी सिस्टम का नेटवर्क अगर मेरे पास है तो उसको उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेटिकुलम का। याद रखना बेटा, आपके पास जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा चैनल होता है। ये याद रखना, सही है, ये बात याद रखना बेटा। क्या होता है मेरे पास लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक पूरा हमारे पास चैनल होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है जिसको आप क्या नाम देते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हो। मेरे नज़दीक अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, बिल्कुल ये गलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने अपने घर इधर इलाके के अंदर आपकी बहुत सारी गलियां मौजूद होंगी, आपने वो गलियों को अगर देखा हो तो बेटा उसी तरीके का मेरे पास बिल्कुल गलियों जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे गलियाँ आपकी बनी हुई होती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से, मुख्तलिफ़ चैनल के सूरत में बनी हुई होती हैं। एक यहाँ जा रही है, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे, एक बैक साइड पे, एक फॉरवर्ड साइड पे। इस तरीके से जो है वो चारों साइड के ऊपर आपको आपकी गलियाँ नज़र आ रही होंगी, पूरा चैनल नज़र आ रहा होगा गलियों का। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या होता है बेटा, आपके पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर इसको जर्नल स्ट्रक्चर बनाऊँ एक खाली समझाने के लिए, तो लाइक दैट आप कह दो कि ये ऐसे इस वे के अंदर वो आपको नज़र आएगा इस तरीके से। ये जनरल स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ खाली समझाने के लिए तुम लोग। ठीक है, ये आपको देखो इधर चैनल ही चैनल है हर तरफ, ये भी गली, 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 ये भी गली। सही है भाई, हर तरफ आपको चैनल्स ही नज़र आ रहे हैं। सही है भाई, तो ये चैनल्स वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये पूरे के पूरे चैनल किससे मिलके बने हुए होते हैं? लिपोप्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। किससे मिलके बने हुए होते हैं बेटा? पूरा लिपोप्रोटीन का चैनल इसमें फैला हुआ होता है। सही है भाई, लिपोप्रोटीन किसे कहते हैं आपको पता है? लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं, या हम लोग कहते हैं फैटी एसिड और प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन बनाते हैं बेटा। ठीक है, अब मेरे पास ये चैनल दरअसल स्टार्ट पता है कहाँ से होता है? ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये वहाँ से स्टार्ट होती है और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ये आपके सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है और सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हुए जाती है ये कहाँ तक बेटा? आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? जो न्यूक्लियस की दीवार होती है, न्यूक्लियस तो समझते ही होंगे आप, न्यूक्लियस के बारे में बताया भी था मैंने इससे पहले एक लेक्चर के अंदर, हल्का फुल्का भी, ज़्यादा एलोब्रेट नहीं किया मैंने। लेकिन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चैनल चलता रहता है। अब मैं अगर इसके टाइप्स की बात करूँ तो मेरे पास बेटा इसकी दो टाइप्स आती हैं। एक कहलाती है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कहलाती है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक मेरे पास क्या कहलाती है? स्मूथ और दूसरी मेरे पास क्या कहलाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप बता रहा हूँ मैं आपको बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? हम दोनों के बारे में वन बाय वन क्या है बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको बेटा? इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल क्या काम करता है, हम उसकी बात करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं आपके सामने, तो रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग दरअसल बेटा कहते हैं, हमारे पास हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, याद रखिएगा रफ किसे कहा जाता है। रफ सरफेस का क्या मतलब है, मतलब आप एक बिल्कुल प्लेन सरफेस ले लें जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कुछ भी ना हो, और आप थोड़े से पत्थर लेकर आ जाएं और पत्थर उसके ऊपर फेंक दें लाके उस सरफेस के ऊपर, वो बन जाएगी रफ। मतलब ऐसी सरफेस, ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद हो, वो कहलाती है रफ सरफेस। वो क्या कहलाती है, रफ सरफेस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, ये देखो यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा, कुछ नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको फिलअप करना स्टार्ट कर दूँ, इसको मैं भरना शुरू कर दूँ, तो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ये डाल दिया, इस तरीके से मैंने डॉट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर कुछ मौजूद है, दाने दानेदार स्ट्रक्चर है ना भाई, दाने दाने लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर या दाने की तरह स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे। यही जो दाने की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर ये मैं किसी साफ़ सुथरी सरफेस के ऊपर डाल दूँ, साफ़ सुथरी जगह के ऊपर डाल दूँ जहाँ पर कुछ भी मौजूद ना हो, वो सरफेस बन जाती है रफ सरफेस। वो क्या बन जाती है, रफ सरफेस बन जाती है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे आपने पत्थर पड़े हुए देखे होंगे बहुत ज़्यादा, वो रोड को अगर तुम साफ़ कर दो, ठीक है, तो वो रफ नहीं कहलाएगी। फिर एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ तुम्हें जिसमें, ठीक है। लेकिन उसी रोड पे जो बिल्कुल प्लेन रोड है, उसी रोड के ऊपर अगर मैं आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पर पत्थर फेंक रहे हो, आपने बजरी ला के फेंक दी वहाँ पर, ठीक है भाई, आपने रोड़ी वहाँ पर ला के फेंक दी, तो क्या हुआ उससे बेटा, वो सरफेस जो है वो रफ हो गई, खुरदुरी हो गई। आप रफ सरफेस की ऐसी एग्जांपल है, खुरदुरी सी जो सरफेस होती है, खुरखुरी सी। ठीक है, क्लियर है, आई समझ में बात। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा याद रखिएगा, हम इसीलिए इसको रफ कहते हैं क्योंकि इस सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं ये बिल्कुल दाने की तरह बीटेड स्ट्रक्चर्स लाइक, जैसे दानेदार स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे पास राइबोसोम, जो आपको नजर आ रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, वैसे ऐसे ही बिल्कुल डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपके पास होते हैं जिनको आप क्या नाम देते हो, राइबोसोम्स का नाम देते हो। अगर ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किसी भी सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो वो सरफेस जहां पर राइबोसोम मौजूद होगा वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बात याद रखना बेटा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट वे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैं कहूंगा तो इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा कि राइबोसोम जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास डायरेक्टली कौन बनाएगा, राइबोसोम ही बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम ही प्रोटीन बना रहा होता है, लेकिन प्रोटीन राइबोसोम अटैच किसकी सरफेस के ऊपर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोटीन बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। ठीक है भाई, अब अगर मैं स्मूथ की बात करूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, तो अगर मैं स्मूथ की बात करूँगा बेटा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल क्या होगा मेरे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है, अल्लाह आपका भला करे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये होता है कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब बेटा ये है कि
सरफेस जो बिल्कुल प्लेन सरफेस, क्या है बेटा, बिल्कुल प्लेन सरफेस जो होती है, जहाँ पर कुछ ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी, वो कहलाती है स्मूथ। वो क्या कहलाती है, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका फंक्शन नहीं होगा क्या, होगा, बिल्कुल फंक्शन करता है। इसका काम होता है लिपिड बनाना। इसका क्या काम होता है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। ये लिपिड तेल वाली चीज़ें बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है भाई, तेल वाली चीज़ें बनाएगा ये। इसके अलावा तेल वाली चीज़ें बनाने के अलावा इसका और क्या काम हो सकता है भाई, और इसका और क्या काम हो सकता है यार, हाँ, ज़्यादातर जो है ये हमारे पास क्या करेगा, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके अंदर भी होता है, जैसे लिवर के अंदर है, लिवर और मसल्स के जो सेल होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है भाई, उनके अंदर भी हमारे पास ये मिलेगा। ऑयल सिंथेसिस तो मैंने आपको बता दिया कि इसका काम क्या होता है भाई, ठीक है, लिपिड बनाने का जो मेन काम होता है वो लिपिड बनाने का काम करता है ये, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर मैं ओवरऑल बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, ठीक है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, मैं एक स्पेसिफिक किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करूँ, ठीक है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो क्या होगा। सबसे पहले मैं फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेटा ये आपका जो राइबोसोम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। राइबोसोम को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट दे रहा है ये, क्या दे रहा है बेटा, सपोर्ट दे रहा है। कैसे सपोर्ट दे रहा है भाई, उसको जगह दे रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी में उसको उसने क्या दी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जगह दी हुई कि भाई आ जा मेरे ऊपर, लग जा, आके बैठ जा और काम स्टार्ट कर दे, ठीक है भाई। राइबोसोम उसको क्या प्रोवाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग कि आपके पास ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है ये, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। मतलब राइबोसोम ने अगर प्रोटीन बना लिया, ठीक है, राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, जाहिर सी बात है प्रोटीन खुद तो जाएगा नहीं, खुद तो नहीं जाएगा ना यार, उसको कोई लेके जाने वाला होगा। अब वो कहाँ जाता है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो तो आपको पता है, गोल्जी बॉडी की तरफ जाता है। गोल्जी बॉडी डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह, अगर हो सका अभी करता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे उसको। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, सॉरी, राइबोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उसको कहाँ तक लेके जाएगा, वहाँ तक लेके जाएगा आपके गोल्जी बॉडी तक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट भी का काम भी ये कर रहा होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है ये। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होगा कि बेटा ये क्या करेगा, जो भी आप जहरीली चीज़ खाते हैं तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम करेगा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, उस जहरीली चीज़ को आपके जिस्म से ख़त्म करने का काम करेगा, ठीक है। तो उसी जहरीली चीज़ का आपकी बॉडी से ख़त्म होना यही कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा और क्या करेगा, ये कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन Ca, कैल्शियम आयन को अपनी बॉडी में स्टोर भी करता है और इसके अलावा उसको रिलीज़ भी करने का काम करता है, स्टोर भी करेगा ये, ठीक है, कैल्शियम आयन को स्टोर भी करेगा। और इसके अलावा उस कैल्शियम आयन को स्टोर करके अगर बॉडी को ज़रूरत पड़ गई, पहले स्टोर करेगा अपने पास, और अगर बॉडी को ज़रूरत है तो स्टोर करने के बाद उसको क्या करेगा बेटा, रिलीज़ भी करता है, मतलब आपकी बॉडी को वापस भी प्रोवाइड करता है तो भाई ये लो आपकी अमानत है, आपको चाहिए आप रख लेंगे, ठीक है भाई। और इसके अलावा भाई, ठीक है भाई, यहीं तक इसका था हमारे पास बेटा लेक्चर। हमने इसके अंदर अपना सारा पढ़ लिया कि फंक्शन क्या होता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या है, किससे बना होता है, उसकी सारी कंपोजिशन हम लोगों ने देख ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह